प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम BA पार्ट 3 के लिए भारत के भूगोल में नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें कल या से पहले जो मैंने वीडियो कराए उसमें आपको भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, अफांतर और उच्चावास के बारे में स्पष्ट व्याख्या कर दी। अगला जो अपना जो चल रहा है वीडियो, उसमें आप पढ़ोगे भारत के भूगोल में भारत की मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मृदा, भारत की मिट्टी, मृदा में आप भारत के मृदा में आप किस क्षेत्र में जानकारी मिलेगी, क्या पढ़ोगे इस बारे में पहले ये सुनना है। मृदा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, भारत की मृदा या मिट्टी की परिभाषा के बारे में जानना होगा पहले। उसके बाद में मिट्टी की संरचना या बनावट, उसका निर्माण, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, मिट्टी का उपयोग, वितरण, प्रकार आदि तत्वों के बारे में आपको भारत के मृदा के बारे में जानकारी मिलेगी। इस अध्ययन में या इस लेसन में या इस कॉन्सेप्ट में आपको भारत की मृदा की परिभाषा या मृदा की परिभाषा, उसकी संरचना, उसका निर्माण की प्रोसेस या प्रक्रिया, उसका उपयोग और उसका वितरण, किन राज्यों में, कौन से क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है, उसका उपयोग किसमें आता है, कौन सी फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है, किसके लिए उसमें कौन से मृदा उर्वरक है, कौन सी अनुउर्वरक है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। मृदा का प्रकार, उसका वर्गीकरण में मृदा कितने प्रकार की होती है, कौन सी मिट्टी है, इसमें मृदा में ऐसी कितने प्रकार की मृदा, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस बारे में आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं परिभाषा की बात करें। मृदा की परिभाषा में आप धरातल के बारे में बात करें तो धरातल का वह ऊपरी परत या पृष्ठ जिसमें खनिजांश, जीवांश और वनस्पति के अंश मौजूद हो उसे मृदा कहते हैं। यानी मृदा मूल रूप से मूल चट्टान के क्षरण होने से छोटे बारीक कणों में विघटित या बढ़ जाती है। मूल चट्टान आपने पहले पढ़ा होगा पिछले अध्याय में या विश्व का भूगोल में या फर्स्ट ईयर में आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि मृदा के बारे में, मृदा निर्माण के बारे में कि मूल चट्टान क्या होती है। मूल सेल पढ़ा होगा आपने। सेल में तीन प्रकार की सेलें होती है। एक तो होती है आग्नेय सेल, दूसरी अवसादी सेल, तीसरी होती है कायांतरित या रूपांतरित सेलें होती है। मूल सेल होती है, उसका नाम है आग्नेय सेल। आग्नेय सेल जब पृथ्वी के प्रारंभिक काल में जब पृथ्वी बनी उसी समय पृथ्वी तरल या गर्म अवस्था में थी, उस समय जो सेल बनी वो आग्नेय सेल थी। वो आग्नेय सेल मतलब लंबे समय तक धीरे ठंडी हुई, ठंड होने से रवेदार सेल बन गए और रवेदार सेल बहुत लंबे समय कठोर होती है, उसमें रवे पाए जाते हैं। उस सेल का निर्माण कालांतर में धीरे धीरे लंबे समय तक उसका अपक्ष से अपवर्तन होता है। अपक्ष से अपवर्तन द्वारा वो छोटे बारीक कणों में बढ़ जाती है और छोटे बारीक कण वो कहलाते हैं मूल सेल के अवशेष कहलाते हैं। उन मूल सेल के चट्टान के जो टुकड़े होते हैं या से छोटे कण बढ़ जाते हैं या बिखर जाते हैं या विखंडित हो जाते हैं, उन कणों में ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस मतलब जिसमें ह्यूमस की मात्रा जिसमें जीव और पेड़ पौधे या पादप, पेड़ पौधे पादपों के द्वारा सड़ने, गलने
से जो अवसाद अवशेष बचता है वो मिट्टी में मिल जाता है, उसी पदार्थ को बोलते हैं हुमस। जैसे पेड़ पौधे पत्तियाँ हैं, जड़ें हैं, तना है, फिर फल फूल है, कचरा है, जो भी है वो पेड़ पौधे द्वारा, जीवों द्वारा, जीवों के अस्थि पंजर वगैरह है, जो भी जीव मर जाता है उसका अपघटन हो जाता है, वो सब मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिले हुए पदार्थ को बोलते हैं हुमस। वो हुमस द्वारा मृदा में उर्वरता बढ़ जाती है। अगर मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है तो उसमें उर्वरता घट जाती है। उसके लिए कई प्रकार के अपन जैविक खाद, रासायनिक खाद की पूर्ति करके मृदा को पुनः उसको उपयोग बनाने के प्रयास किया जाता है। आज के युग में, आज के आधुनिक युग में कई बार की मतलब फसल उत्पादन के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अब वर्तमान में ज़्यादातर जैविक खेती का प्रचलन ज़्यादा चल रहा है। जैविक खेती में जीवों द्वारा या पेड़ पौधों द्वारा या रासायनिक खाद की अपेक्षा जो जैविक खाद है, जो पशुओं का मलमूत्र है उसके द्वारा या हरी खाद का उपयोग करके मृदा को पुनः उपजाऊपन बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाता है। तो मूल सेल के मतलब विघटन से क्या होता है, छोटे कण बटकर बिखर कर सेल विखंडित हो जाती है, विखंडित हो जाती है, छोटे कणों में बढ़ जाती है, और कणों में फिर उसमें ह्यूमस का जो मात्रा मिल जाती है तो मृदा में उर्वरता या उसमें उपजाऊपन मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उसमें जो उपजाऊपन आ जाता है तो उसमें कई बार की घासें, पेड़ पौधे और वनस्पति उग जाती है, जो अपनी फसलों के लिए या कृषि कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया या परिभाषा हो गई। संरचना के बारे में बात करते हैं। मृदा धरातल का ऊपरी भाग बताया मैंने अभी आपको, ऊपरी भाग जो ऊपरी पृष्ठ होती है उसी की, उसमें सहस्त्र होते हैं, मतलब परत होती है। वर्टिकल जाए गहराई को जाते हैं तो उसमें 8 या कम हॉरिजॉन्टल परतें होती है, लहरें होती है, परतें होती है, उस वजह से सहस्त्र जोनल होते हैं। तो जैसे ये टॉप जोनल है, ऊपर वाला भाग है, उससे बोलते हैं आपको ए संस्तर, ए संस्तर। दूसरा है बी संस्तर, तीसरा है सी संस्तर, चौथा है डी संस्तर। ये 4 संस्तर होते हैं। मृदा धरातल के निचले क्षेत्रों से ऊपर के नीचे जाने पर 4 संस्तरों में बटी होती है। ऊपरी जो मृदा होती है वो जैविक या जीवजंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए उसको आहार या पोषण प्रदान करती है। मृदा में जो भी तत्व होते हैं, जो भी सड़े गले अंश होते हैं, जीवांश होते हैं, उसकी मात्रा ऊपरी परत में पाई जाती है, निचले परतों में उसकी मात्रा घटते क्रम में पाई जाती है, इसलिए उसका उपजाऊपन ऊपरी परत में ही मिलता है। तो ए संस्तर, इसमें मूल सेल आ गए। मूल सेल जीवांश वगैरह खनिजांश की मात्रा अधिक होती है, तो इसी कारण इसमें घासें, पेड़ पौधे आदि उग जाते हैं। नीचे जो सेकंड सेल होती है, जो ए संस्तर से नीचे वाली जो सेल होती है, उसमें इसकी मात्रा घटते क्रम में कम पाई जाती है। इसे संक्रमण मंडल बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण मंडल भी कहा जाता है, संक्रमण परत भी कहा जाता है, जो सी और ए को अलग करती है। इसमें कुछ इसके ऊपरी परत में तो ए संस्तर का कुछ भाग मतलब स्थगित होता है, और निचला जो सी का जो टॉप क्षेत्र होता है उसमें पाया जाता है। तीसरा है सी संस्तर। सी संस्तर में छोटे ग्रंथियाँ, छोटे गांठें या छोटे पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। इसमें छोटे बड़े मिलाकर मोटे मतलब मिट्टी के कण होते हैं। इसमें ये जीवांश खनिज की मात्रा बहुत कम होती है। डी संस्तर ऊपरी परत होती है, इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होने के कारण ये मृदा थर्ड या सी संस्तर में पाई जाती है। चौथी है डी मूल सेल, जो ये संगठित पाई जाती है, कठोर सेल के रूप में पाई जाती है, मतलब ये विखंडित नहीं होती है, ये होती है अखंडित, मतलब विखंडित, ये अविखंडित होती है, अविखंडित। इसका विघटन नहीं हुआ होता है, मतलब मूल सेल होती है, जैसे आग्नेय सेल थी उसका विघटन होता है, ये अविखंडित सेल होती है, इसकी मूल सेल के रूप में होती है, जो डी संस्तर होता है। इस बार हॉरिजॉन्टल या जो आपने बताया मैंने, जो 4 प्रकार से 4 परतें होती है इसमें। इस प्रकार आगे संरचना के बाद में निर्माण प्रक्रिया, उपयोग आदि के बारे में चर्चा करते हुए अपन मृदा के प्रकारों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1953 में 1953 में
अखिल भारतीय भूमि उपयोग एवं मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की। ICAR जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली 1953 में ICAR द्वारा अखिल भारतीय भूमि उपयोग एवं मृदा संरक्षण संगठन की स्थापना की गई, जिसके द्वारा भारतीय मृदा का बारे में जानकारी या उसका वितरण, उसका उपयोग के बारे में ध्यान में रखते हुए मृदा को भारत की मृदा को 8 भागों में विभाजित किया, या 8 प्रकार की मृदाएँ भारत में पाई जाती है। इसके द्वारा भारत की मृदा जो है संगठन कार्यालय द्वारा 8 मृदाओं में से जो निम्न प्रकार की मृदाएँ भारत में पाई जाती है उसका ब्यौरा इस प्रकार से है, जिसमें 1 नंबर मृदा होती है जलोढ़ मृदा, 2 नंबर है काली मिट्टी, तीसरी है लाल या पीली मिट्टी, रेड एंड येलो मिट्टी। चौथी है लेटराइट मिट्टी। पांचवी है मरुस्थलीय मिट्टी। छठी है पर्वतीय मिट्टी या वनीय मृदा। सातवीं है अम्लीय या क्षारीय मृदा। और 8वीं है पिट या दलीय मृदा। ये 8 प्रकार की मृदा भारत में वितरित है, फैली हुई है। पहले बात करते हैं अपन जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा भारत के मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसका नाम जलोढ़ क्यों पड़ा है, इसमें कौन से अंश पाए जाते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जलोढ़ भारत के भूप्रदेश में जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये भारत का मैप थोड़ा सा भारत का मैप देख लेते हैं अपन। जलोढ़ मृदा की बात करें, जलोढ़ मृदा को कांप मृदा भी कहता है, कांप मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा भारत में जहाँ पर जल द्वारा लाई गई मृदा को कहा जाता है। जल मतलब नदी प्रवाह द्वारा, भारत में जो नदी बेसिन क्षेत्र है, जो डेल्टाई मृदा है, प्रदेश है जहाँ पर नदियों का अफाव जल प्रवाह होता है, जो मैदानी प्रदेश है वहाँ पर घाटी प्रदेश है, वहाँ पर नदी द्वारा लाया गया अवसाद की मात्रा का निक्षेप हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी को जलोढ़ मृदा भी कहते हैं और कांप मृदा भी कहा जाता है। इसका एक नाम और है कच्छारी मिट्टी, कच्छारी मृदा भी इसको कहा जाता है। भारत में 2 प्रकार की नदियाँ बहती है, एक तो सतत वाहिनियाँ और एक असतत वाहिनी।
सततवाहिनी मतलब जो नित्यवाही नदियाँ बहती है वो, और दूसरी असत्यवाही। उत्तर भारत जो नदियाँ होती है जो हिमालय से निकलती है वो सततवाहिनी नदियाँ होती है। इससे निकलने नदियाँ हमेशा बरस भर पानी की आपूर्ति होने के कारण बरस भर तेज ढाल के सहारे हिमालय से उतरती है, और साथ में कंकड़ पत्थर रेत जो ह्यूमस की मात्रा है, जीवांश मात्रा है, उसको बहा कर ले जाती है और मैदानी भाग में आकर जमा करती रहती है। जो साथ में लाया गया अवसाद है उसमें साथ में मलबा है, कंकड़ पत्थर है, रेत, उसको जमा करती रहती है, हर वर्ष नई मिट्टी की परत जमा करती रहती है। इस प्रकार से भारत के जो उत्तर भाग से जो नदियाँ निकलती है, जो सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, उसकी सारी नदियाँ हैं, सोन है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, सभी नदियाँ अवसाद की आपूर्ति करती है। जो मध्य मैदानी प्रदेश से, जो घाटी प्रदेश है उत्तर से उतरने वाली, और मध्य भारत से जो अब चंबल है, बनास है, बेतवा है, काली सिंध है, उनसे दवा लाया गया मलबा भी मध्य क्षेत्रों में आकर गिर जमा होता रहता है। इस प्रदेश में पूरे क्षेत्र में अवसाद द्वारा जमा की गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है, काम मृदा कहा जाता है। इसके द्वारा वर्ष में लगातार 2 बार के मतलब हर वर्ष नई मृदा जमा होती है, उस मृदा को बोलते हैं खादर मृदा या खादर प्रदेश। ऐसे प्रदेश जहाँ पर मृदा मतलब ऐसे प्रदेश जहाँ पर बाढ़ से परे है या दूर है, बहुत पहले बाढ़ आई थी, अभी वर्तमान में वहाँ पानी नदी का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, वो बाढ़ से अपरत क्षेत्र है, उसे बोलते हैं बांग्ला प्रदेश। जैसे पंजाब हरियाणा का जो मैदानी प्रदेश है वो बांग्ला प्रदेश में आता है, और जो यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड है, इधर आपका वेस्ट बंगाल है, उस क्षेत्र में हर वर्ष नदी के साथ लाया गया नई पर जमा होती रहती है, उसे बोलते हैं खादर मृदा। तो 2 तरह की होती है, बांगर और एक खादर। इस मृदा में 3 तरह के तत्वों की कमी होती है। वो होता है नाइट्रोजन, N2, फास्फोरस और एक होता है ह्यूमस। ये 3 तत्व है। नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी आती है, बाकी चूना की मात्रा और पोटास की मात्रा इसमें अधिक होती है। चूने पोटास की मात्रा इस मृदा में अधिक होती है। ये मृदा गेहूँ है, चावल है, अदरवाइज आप मूँगफली है, दलहन फसलों के लिए उसके लिए मतलब उपयोगी है। इसका जो प्रदेश है, भूक्षेत्र है, वो भारत में आपके नदी में क्षेत्र, जहाँ भी नदी प्रवाहित होती है क्षेत्रों में आपका पंजाब हरियाणा जो आ गया वो, उत्तर में आप राजस्थान उत्तरी भाग गंगानगर जिला, इधर नीचे आगे चलो बिहार है, उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश है, और वेस्ट बंगाल है, इधर आप नीचे दक्षिणी जो राज्य हैं जहाँ गोदावरी डेल्टाई प्रदेश है, गोदावरी का है, कृष्णा का है, महानदी डेल्टाई प्रदेश है, वहाँ पर इस मृदा के निक्षेप द्वारा ये मृदा पाई जाती है, जो काम मृदा के नाम से जानते हैं। जहाँ भी नदी घाटी प्रदेश जहाँ भी है वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। इसका उपयोग हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन काली मृदा। काली मिट्टी के बारे में बात करें तो ये इसे बोलते ब्लैक सॉइल, इसका रंग ऊपर से काला होता है। इस मृदा की विशेषता, इसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी करें, इस ये मृदा कपास के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास काली मिट्टी, इसका काला रंग क्यों होता है? इसका रीजन ये है, इसमें लोहे तथा एल्यूमिनियम के साथ साथ इसमें मैग्नेटाइट और टीटानिफेरस व मैग्नेटाइट के यौगिक पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग ऊपर से काला होता है। ये मृदा काली रंग की होती है। इसे अलग क्षेत्र अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। रेगुर है या कपास की काली मृदा है या चरणोजम मृदा है आदि नाम से स्वयं पुकारा जाता है। काली मिट्टी मुख्यतः कपास के साथ साथ अन्य फसलें भी इसमें उगाई जाती है। भारत के जो इसका विशेष क्षेत्र है वो भारत के दक्षिणी पठारी का उत्तरी भाग, दक्षिणी जो पठार है उसका उत्तरी पश्चिम भूक्षेत्र है, जो गुजरात क्षेत्र है, ये भारत का दक्षिणी भाग है। इसका उत्तर पश्चिम भाग क्षेत्र ये गुजरात जो खंबाती खाड़ी वाला प्रदेश पूरा, और इसके अलावा इस क्षेत्र में आपका ये प्रदेश जो मालवा पठार है और विंध्याचल पर्वत जो बीच में जो घाटी प्रदेश है वो प्रदेश है। इधर आप राजमहल पहाड़ियाँ हैं और नीचे आप महाराष्ट्र क्षेत्र है।
इधर आंध्र प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी प्रदेश है, कर्नाटक का उत्तरी प्रदेश है। इस प्रकार से ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का पश्चिम भाग और झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर राजमहल पहाड़ियाँ और मालवा पठार जो आपका उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है। इन राज्यों में ये मृदा काली मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। इस मिट्टी की विशेषता या क्वालिटी ये है कि मृदा थोड़े से पानी गिरते ही बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है और इसमें लंबे समय तक जल धारण क्षमता बनी रहती है। इसके लिए और मिट्टी सूखने बाद इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है और ऊपर से फटी हुई दिखाई पड़ती है, नीचे से इसमें नमी धारण की हुई दिखाई पड़ती है। इस प्रकार इस मृदा के बारे में अपन और कुछ चर्चा आगे कल करेंगे। आज 2 ही मृदा के बारे में मैंने आपको पूर्ण इसका वितरण समझाया गया है। कल नेक्स्ट वीडियो में अपन लाल मिट्टी का पीली मिट्टी के बारे में बताएंगे।